नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बनारस शहर से कुछ दूर बसा एक छोटा सा गांव तखतपुर, जहां की गलियां तंग, दीवारें पुरानी थी, लेकिन उन दीवारों के बीच में एक बूढ़ी माँ कल्पना देवी की दुनिया बसती थी। वह माँ जिसने अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर अपना खून पसीना एक करके उसे एक अच्छी जिंदगी तो दिया, लेकिन खुद अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हो गई। कल्पना देवी ने ताउम्र न ही अपनी खूबसूरती की परवाह की, न ही अपने सुख चैन की। वह दिन रात मशीन की तरह काम करती रही ताकि उनके बेटे संजय को किसी चीज की कोई कमी न हो और वह किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसलिए वह अपनी उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। उनके बालों में सफ़ेदी ने अपना जाल फैला दिया था और चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक आशा की किरण हमेशा चमकती रही। वह आशा की किरण थी उनका बेटा संजय। उन्हें यह आस और विश्वास हमेशा था कि आज उन्हें उनका बेटा फोन कर दे या उनका हाल चाल ही पूछ ले। शायद उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाए, या भूले भटके ही सही, शायद उसे कभी माँ की याद आ जाए और वह मिलने ही आ जाए। पति के गुजरने के बाद उनका संसार दो चीजों में सिमट कर रह गया था, एक छोटा सा कच्चा कमरा और बेटे के कदमों की आहट का इंतजार। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। दोपहर की धूप बस उतर ही रही थी कि तखतपुर चौक से आती एक चमचमाती कार उनके घर के आगे आकर रुकी। दरवाजा खुला। पहले उतरी उनकी बहू रूपा, संजय की पत्नी। महंगे कपड़े, नपी तुली मुस्कान और आंखों में वह विशिष्ट आधुनिकता जो परंपरा को बोझ समझ रही थी। पीछे से उतरा संजय और उसके दो बच्चे, मान्या और अयान, नाक सिकुड़ते हुए, जैसे इस छोटे से घर में धूल नहीं, कोई अपराध भरा हो। कल्पना देवी का दिल भर आया। उन्होंने मुस्कुराकर छड़ी के सहारे दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुम आ गए। कह दिया होता तो खिचड़ी बना लेती, लेकिन भीतर के मन ने धीरे से कहा, हर मुस्कान अपनापन नहीं लाती। संजय ने घर में कदम रखते ही दीवार पर उंगली फेरी। थोड़ी सी धूल लगी और उसके चेहरे पर तिरस्कार उतर आया। माँ, ये घर कितना खराब हो गया है। गंदगी देख रही हो। आवाज में बिल्कुल भी अपनापन नहीं था, जैसे वह अपनी माँ से नहीं, किसी नौकर से बात कर रहा हो। कल्पना देवी ने गहरी लेकिन शांत होकर सांस ली और कहा, बेटा, घर भले ही पुराना है, पर यादें अभी भी नई हैं। रूपा ने तुरंत ताना मारा, यादें नहीं, सीलन है। बच्चे बीमार पड़ जाएंगे यहाँ। मम्मी, ये घर तो बहुत आउटडेटेड है। मान्या ने नाक पर रुमाल लगाया। ओह माय गॉड दादी, ये कमरा तो बहुत ही बदबूदार है। आरव ने दीवार की ओर इशारा किया। पापा, यहाँ रहना पड़ेगा क्या? वही कमरा जहाँ कल्पना देवी ने संजय को गोद में खिलाया था, आज उसमें कदम रखते ही पोते पोती ने नाक सिकोड़ ली। दिल की दीवारें घर की दीवारों से ज्यादा टूटती हैं। शाम ढलते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए गोपाल दास काका, ब्रिजराज मोहल्ले के बुजुर्ग जो पुरानी चौखटें और फर्नीचर ठीक किया करते थे। काका ने आते ही कल्पना देवी का चेहरा पढ़ लिया। कहा, बहन, सब ठीक है ना? आज चेहरा बुझा बुझा हुआ सा लग रहा है। कल्पना देवी ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली और कहा, अरे नहीं काका, बच्चे आए हैं, घर में रौनक है। काका ने चुपचाप सब समझ लिया, लेकिन संजय को उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आई। माँ, ये रोज आते रहते हैं क्या? क्यों आते हैं? गोपाल दास काका सहज बोले, बस बहन की पुरानी चीजें ठीक कर देता हूँ बेटा। रूपा ने तिरछी नजर से कहा, माँ को किसी और के सहारे की क्या जरूरत है, हम हैं ना। उस एक वाक्य ने कल्पना देवी के दिल में पहली गहरी दरार डाल दी। अगले ही दिन रूपा ने बच्चों के सामने कहा, मम्मी, बच्चों के कमरे में मत आया करिए,
उन्हें डिस्कम्फर्टेबल होता है। वही कमरा जहां कल्पना देवी ने संजय को पाला था, आज वहां उनका आना वर्जित कर दिया गया था। रात हो चुकी थी। कल्पना देवी अकेली बैठी अपनी चादर मोड़ रही थी। कोई पूछने नहीं आया, माँ आपने खाना खाया? जब घर में पूछना बंद हो जाता है, दिल जवाब देना छोड़ देता है। उन्होंने एक पुरानी थैली उठाई, उसमें 2 कपड़े रखे, अपनी घिसी हुई चप्पल पहनी और दरवाज़ा धीरे से खोल दिया। उनका जाना इतना शांत था कि घर में किसी को पता तक न चला। ठंडी रात की हवा भी पूछती सी लग रही थी, कहाँ जा रही हो? लेकिन जिनके लिए जवाब रखे थे वह अब सुनने वाले नहीं थे। गली के मोड़ पर अचानक गोपाल दास काका दिखाई दिए। उन्होंने चौंक कर पूछा, अरे बहन, इतनी रात को क्या हुआ? कल्पना देवी की आंखों में पहली बार दर्द टूटा। जहां दिल में जगह न बचे वहां घर में रुकना मुश्किल हो जाता है काका। गोपाल दास काका ने बिना एक पल सोचे कहा, चलो बहन, मेरे घर चलो। छत भले ही छोटी है पर तेरे दुख जितना अंधेरा वहां नहीं है। और वे दोनों ब्रिजराज की ओर बढ़ गए, जहां न ताने थे, न अपमान, न शक, बस इंसानियत थी। ब्रिजराज मोहल्ले की रातें बहुत ही शांत होती हैं। टूटी ईंटों वाली गलियां और छोटे छोटे टीन की छत वाले घर दूर से ऐसे दिखते हैं जैसे एक दूसरे के दुख बांटने के लिए पास पास खड़े हों। गोपाल दास काका का घर भी वैसा ही था। एक पुरानी चौखट, एक मिट्टी का चूल्हा और एक कमरे की मामूली सी दुनिया। लेकिन उस दुनिया में जिस चीज की कोई कमी नहीं थी वह थी इंसानियत। कल्पना देवी पहली बार बिना किसी शोर, बिना किसी आरोप और बिना किसी अपराध बोध के एक शांत कोने में बैठी। चूल्हे की धीमी आंच उनके ठंडे पड़े दिल में हल्की सी गर्माहट उतर गई। गोपाल दास काका ने चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा, बहन कुछ खाया है? आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। कल्पना देवी की आंखें भर आई। काका, कितने समय बाद किसी ने पूछा है कि मैंने खाया या नहीं। काका ने धीरे से सिर झुका लिया। वे जानते थे कि किसी बूढ़ी माँ के दिल में सबसे तेज चोट इज्जत खोने की नहीं होती, नजरअंदाजी करने की होती है। उधर तखतपुर में संजय और रूपा सोकर उठे तो न घर में चाय की खुशबू थी, न बर्तनों की खनक, न कल्पना देवी की खांसी। मान्या ने घबराकर कहा, मम्मी, दादी घर में नहीं है। रूपा ने होंठ काटते हुए कहा, कहीं गोपाल दास काका के घर में तो नहीं गई होंगी। संजय के चेहरे पर गुस्से की लकीर उभर आई। माँ ऐसे किसी मर्द के घर क्यों जाएंगी? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? इज्जत जिसे लोगों की आंखों में खोजने वाले अक्सर अपनी माँ की आंखों में उम्मीद ढूंढना भूल जाते हैं। संजय ने ब्रह्मपुरा रोड की ओर कार मोड़ी। बच्चे पीछे बैठे थे, लेकिन उनके मन में चिंता नहीं, बेचैनी थी। कहीं दादी हमें फिर उसी पुराने घर में न रखने लगे। ब्रिजराज मोहल्ले में कल्पना देवी चाय का कप हाथ में लेकर काका के घर की कच्ची दीवार को देख रही थी। वहां न महंगे शोपीस थे, न लेमिनेटेड फर्नीचर, लेकिन उस दीवार पर शक, ताना, अपमान कुछ भी टंगा नहीं था। काका ने धीरे से कहा, बहन रात बड़ी कठिन रही होगी। कल्पना देवी ने कांपती आवाज में कहा, काका, घर में रहते हुए भी कभी खुद को इतना बेघर महसूस नहीं किया। काका ने हाथ बढ़ाया, तू जब चाहे यहाँ रह सकती है। कल्पना देवी चौंक गई, लेकिन लोग क्या कहेंगे काका? काका ने इतनी शांत आवाज में कहा कि जैसा हवा भी सुनने लगी, बहन लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम कौन होते हैं उनकी बातों से डरने वाले। तभी कार की तेज ब्रेक की आवाज आई। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। संजीव अंदर घुस आया और बोला, माँ ये क्या हरकत है? रात को ऐसी किसी मर्द के घर चली आई? सोचा भी है लोग क्या कहेंगे? मर्द ये शब्द नहीं था, सीधे इज्जत पर पड़ा एक थप्पड़ था। कल्पना देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कभी ऐसी नज़र से नहीं देखी गई थी। काका उठ खड़े हुए। संजय बेटा, तेरी माँ मेरी बहन जैसी है। अकेली मिली थी रात में तो अपने घर ले आया।
रूपा चीखी। हमें कहानी मत सुनाइए, हम सब जानते हैं मोहल्ले में आपका क्या चरित्र है और कैसे हैं आप। मानो उनकी एक झूठी आवाज काका की पूरे जीवन की सच्चाई से बड़ी हो। कल्पना देवी के भीतर एक गहरी चोट लगी। उन्होंने महसूस किया कि शक का जहर दिल में उतरने लगे तो खून का रिश्ता भी छोटा पड़ जाता है। संजय ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, चलो माँ, अभी के अभी चलो यहाँ से। कल्पना देवी ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस धीमे स्वर में बोली, संजय बेटा, लोग क्या कहेंगे का डर तुम्हें तब कहाँ था जब तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी और जगह कम पड़ गई थी। कमरा एक सेकंड के लिए सन्नाटे में डूब गया। चूल्हे की लकड़ियां भी जैसे पिघलने लगी थी। कल्पना देवी ने काका की ओर मुड़कर कहा, भैया, तुमने सिर्फ इंसानियत निभाई है, लेकिन दुनिया इंसानियत को भी शक के रंग में रंग देती है। और वह बाहर चली गई। दिल भारी था पर कदम हल्के थे, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं थी। ब्रह्मपुरा थाना उन्हें रात में लेने आया। संजय की लिखित शिकायत तैयार थी। मेरी माँ मानसिक रूप से अस्थिर है, घर की संपत्ति खतरे में है। थाने के कमरे में बैठे अधिकारी उस कागज को नहीं देख रहे थे। वो देख रहे थे एक माँ जिसकी दुनिया उसके ही बेटे ने गिरा दी थी। कल्पना देवी को लेकर पुलिस जीप ब्रह्मपुरा थाना की ओर निकल गई। गोपाल दास काका दौड़ते हुए पीछे आए। कहा, रुकिए, वो बेगुनाह है, उसे मत ले जाइए। लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। सच का मूल्य आज की दुनिया में बहुत सस्ता हो चुका था। तखतपुर का ब्रह्मपुरा थाना सुबह की हल्की धुंध में डूबा हुआ था। थाने के बाहर चाय की दुकान से उठता भाप का धुआं ठंडी हवा में मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। थाने के बरामदे में पुरानी लकड़ी की बेंचें थी। एक कोने में टूटी मेज पर रजिस्टरों का ढेर और उस शोरगुल के बीच एक जगह थी जहां एक अजीब सी शांति बैठी थी। कल्पना देवी, आंखों में थकान, चेहरे पर दर्द, लेकिन मन में एक शांत दृढ़ता, जैसे जितना दर्द सह चुकी थी और अब कुछ टूटने को बचा ही न हो। पुलिस वाला फाइल पलट रहा था। उसने शिकायत पढ़ी, मानसिक अस्थिर, संदिग्ध संबंध, संपत्ति को खतरा। लेकिन उस बूढ़ी माँ के चेहरे को देखकर किसी को भी यह आरोप सच नहीं लग रहा था। महिला सिपाही उनके पास आई। उसकी आवाज में झिझक थी। अम्मा, कुछ कहना चाहती हैं? कल्पना देवी ने सिर उठाया। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि वह सीधे हर दिल में उतर गई। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या मेरा अपराध यही है कि मुझे सहारा किसी गैर ने दे दिया? महिला सिपाही की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी आरोपी में दर्द नहीं, घुटन देखी थी। उधर घर पर तखतपुर में संजय और रूपा ने आधा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। औरतें जमा होकर एक दूसरे के कान में कहानियां डाल रही थी। अरे, कई महीनों से उस आदमी के घर जा रही थी, बुढ़ापे में दिमाग फिर गया होगा। रात रात को बाहर रहना अच्छा संकेत नहीं है। ताने ऐसे फूट रहे थे जैसे किसी की इज्जत उनके लिए मनोरंजन का सामान हो। मान्या और अयान सोफे पर मोबाइल खेलते हुए हंस रहे थे। उन्हें क्या पता कि इंसान की इज्जत गिराने के लिए एक झूठ ही काफ़ी होता है और बचाने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। थाने के बरामदे में गोपाल दास काका खड़े थे। सांस फूल रही थी, आंखों में चिंता, हाथ कांप रहे थे। वे सीधे इंस्पेक्टर के सामने पहुंचे। साहब, वो बेगुनाह है। उनकी आवाज़ फटी हुई थी। वो रात को अकेली मिली थी। मैं उसे अपने घर ले गया। उसके घर में उसका कोई सुनने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर ने कड़क स्वर में पूछा, तुम्हारी और उनकी रिश्तेदारी क्या है? काका एक पल को चुप हो गए, फिर धीमे से बोले, बहन समान है वो साहब, दिल का रिश्ता है। इंस्पेक्टर ने तिरछी नज़र से देखा। ये साबित कैसे करोगे? यह सवाल छोटा था, लेकिन इसने वर्षों से जलती समाज की वही आग फिर से जला दी। औरत को खुद को साबित करना पड़ता है और उसके साथ खड़े आदमी को भी। काका की आंखें भर आई। साहब, इंसानियत के रिश्ते कागज पर नहीं लिखे जाते, लेकिन
इंस्पेक्टर को कानून देखना था, दिल नहीं। बेटे की शिकायत भारी है, जांच के बिना रिहा नहीं कर सकते। काका वहीं बरामदे में बैठ गए। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। लेकिन अगली सुबह सच हिलाने आ गया। थाने में एक अफरा तफरी मची। एक पुलिस कांस्टेबल दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर के कमरे में घुसा और कहा, साहब कुछ मिला है बड़ा। उन्होंने फाइल खोली। संजय के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। हर महीने उसमें पैसे जमा हुए थे और भेजने वाली थी कल्पना देवी। इंस्पेक्टर की आंखें फैल गई। मतलब माँ हर महीने पैसे भेजती थी? जी साहब। और देखिए, बेटे के लोन में भी अक्सर उन्होंने पेंशन से पैसे दिए हैं। कांस्टेबल ने अगला कागज दिखाया। और ये देखिए सर, जिस जमीन पर इतना बवाल हुआ वो तो पहले से ही संजय के नाम पर है। कमरे में जैसे हवा रुक गई। सच इतना साफ था कि उसे नकारने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में कहा, जिस औरत को मानसिक अस्थिर कहकर लाया गया वो तो सबसे स्थिर निकली। तुरंत रिहा करो। बरामदे में बैठी कल्पना देवी सब सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं, सच की जीत थी। कभी कभी बहुत देर से आती है और दिल तब तक टूट चुका होता है। थाने के बाहर गोपाल दास काका खड़े थे जब इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें बताया, आपकी बहन बेगुनाह है, आज ही उसे रिहा कर देंगे। काका के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने फटे गले से कहा, साहब वो बेगुनाह नहीं, मासूम है और मासूमियत का कोई मुकदमा नहीं चलता। कल्पना देवी को बाहर लाया गया। उनका चेहरा हल्का था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। भीड़ चुपचाप देख रही थी, वही भीड़ जो कल तक उनके चरित्र पर तंज कस रही थी। तभी दूर से किसी की हाँफती हुई आवाज आई, माँ माँ, 1 मिनट रुक जाइए माँ। संजय दौड़ता हुआ आ रहा था, चेहरा पीला, आंखों में डर, अपराध, शर्म, सब घुला हुआ। ब्रह्मपुरा थाना के बाहर भीड़ चुपचाप खड़ी थी। किसी के हाथ में चाय का गिलास, किसी की आंखों में शर्म, किसी के चेहरे पर मौन अपराध था। कल्पना देवी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वह टूटन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे भारी बोझ उतरते ही दिल कुछ हल्का हो गया हो। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स भागता हुआ आया। वह था संजय। वह हाँफता हुआ आया, आंखों में डर, आंसू सने हुए चेहरे के साथ कहा, माँ माँ, 1 मिनट रुकिए माँ। कल्पना देवी ठिठक कर खड़ी हो गई। भीड़ की सांसें थम गई। यह वही बेटा था जिसने कल एक कागज पर हस्ताक्षर करके अपनी माँ की इज्जत को गिरवी रख दिया था। संजय उनके पैरों के आगे लड़खड़ाकर रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ, मैं बहुत गलत था माँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैं लोगों की बातों में आ गया था माँ, और मैंने आपकी जिंदगी नर्क बना दी। वह रो पड़ा, खुलकर बेहिसाब रो पड़ा। एक बेटे की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह रो रहा था, जिसका अपराध उसके अपने घर से शुरू होकर यहीं ब्रह्मपुरा थाना तक आ पहुंचा था। लेकिन कल्पना देवी की आंखों में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ एक शांत गहरी नज़र। वो नज़र जो समझती है और साथ ही अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है। संजय ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया माँ, आपके सम्मान पर शक किया। जिस माँ ने मेरे लिए पेंशन तक निकाल कर दी, मैंने उसी माँ को पुलिस के हाथों सौंप दिया। भीड़ में खड़े लोग एक एक शब्द सुन रहे थे। हर शब्द उनके दिल पर भी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। तभी पीछे से रूपा आई, चेहरा पूरी तरह सफ़ेद, आंखें लाल, होंठ कांपते हुए उसने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ही बड़ी गलती हुई माँ। रूपा की आवाज़ भारी थी। हमें लगा आप कुछ गलत कर रही हैं। हमें समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे। कल्पना देवी ने पहली बार उसकी ओर आंखें उठाकर देखा। उनका शांत स्वर भीड़ के बीच हवा की तरह फैला, बहू,
जो गलती अनजाने में हो वो गलती हो सकती है, और जो सोच समझकर की जाए वो गलती नहीं, निर्दयता अपराध होता है। रूपा कांप गई, आंखें नीचे झुक गई थी। मान्या और अयान भी आगे आए। मान्या की मासूम आवाज टूट गई, दादी हमसे भी गलती हो गई, हमने वो माना जो मम्मी पापा ने कहा था। अयान ने धीरे से दादी का हाथ पकड़ा और कहा, हम नहीं जानते थे आप ऐसी नहीं थी। बच्चों की मासूमियत कल्पना देवी के पत्थर बने दिल को हल्का सा छू गई। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेर दिया। गलती तुमने नहीं की बेटा, तुम्हें सिर्फ सच नहीं दिखाया गया। भीड़ में खड़े कई लोग आंखें पोंछ रहे थे। संजय ने फिर से कहा, माँ घर चलिए, हम सब ठीक कर देंगे। आपके बिना घर घर जैसा नहीं लगता। यह वाक्य किसी भी माँ के दिल को पिघला देता। लेकिन आज कल्पना देवी सिर्फ माँ नहीं थी, वह आज एक इंसान थी जो वर्षों बाद अपने सम्मान के लिए खड़ी हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा कल तक जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं थी, आज अचानक वह घर कैसे बन गया। संजय कुछ बोल न सका। कल्पना देवी ने आगे कहा, घर दीवारों से नहीं चलता बेटा, दिलों से चलता है। और बेटा तुम्हारे घर की दीवारें बड़ी हैं पर दिल छोटा है। भीड़ में सन्नाटा उतर गया। संजय जमीन पर बैठ गया। माँ मैं बदल जाऊंगा, हम दोनों बदल जाएंगे, बस एक मौका दे दो। रूपा भी रोती हुई बोली, माँ सच में हमारी सोच गलत थी, हम समाज के डर में आ गए थे। कल्पना देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, बहू जो रिश्ता सम्मान पर बना हो वह टिकता है, जहाँ सम्मान टूट जाए वह रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। गोपाल दास काका धीरे से आगे आए और कहा, बहन चल, अब तेरी थकान किसी के शक में नहीं, मेरी छत के साए में आराम करेगी। कल्पना देवी ने उनकी ओर देखा। उस नज़र में भरोसा था, सुकून था और एक गहरी कृतज्ञता थी कि दुनिया में अभी भी कुछ इंसानियत बची है। उन्होंने धीमे कदमों से काका के साथ चलना शुरू कर दिया। संजय पीछे से चिल्लाया, माँ कृपया रुक जाइए, मैं बदल जाऊंगा, मैं अपनी सोच बदल दूंगा माँ, हम सब बदल जाएंगे। कल्पना देवी एक पल को रुकी, लौटकर पीछे देखा। चेहरे पर दृढ़ता थी जो हर उस माँ में आती है जिसे अपमान ने भीतर तक तोड़ दिया हो। उन्होंने कहा, जब दिल लौट आएगा मैं भी लौट आऊंगी, पर अभी अभी मुझे खुद को वापस पाना है। और वह ब्रिजराज की ओर, गोपाल दास काका के साथ बढ़ गई, सम्मान की ओर, स्वाभिमान की ओर, इंसानियत की ओर। संजय वहीं टूट कर बैठ गया, रोता हुआ, पछताता हुआ और यह समझते हुए कि माँ का दिल एक बार सच में टूट जाए तो उसे जोड़ने की ताकत पूरी दुनिया में नहीं। ब्रिजराज की गलियां सुबह की ठंडी रोशनी में नहाई हुई थी। हल्की हल्की धूप कच्ची ईंटों पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की महक तैर रही थी। गोपाल दास काका के छोटे से घर में कल्पना देवी शांत बैठी थी। कल रात बहुत रोई थी, बहुत टूटी हुई थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग ही ठहराव था, जैसे उन्होंने अपने भीतर किसी गहरी लड़ाई में खुद को वापस पा लिया हो। काका चाय बनाते हुए बोले, बहन तू चाहे तो वापस अपने घर जा सकती है। कल्पना देवी ने शांत स्वर में कहा, काका घर ईंटों का नहीं होता, घर दिल का होता है। जहाँ दिल को जगह न मिले वहाँ लौटना खुद से बेवफाई है। काका के हाथ रुक गए। उन्होंने पहली बार देखा, ये वो कल्पना नहीं थी जो कल डर से कांप रही थी। ये एक नई स्त्री थी जिसने अपने दर्द और अपमान को सम्मान की धूप में बदल लिया था। उधर तखतपुर में घर का माहौल किसी सूने मंदिर जैसा हो चुका था। संजय सोफे पर बैठा था, उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल थी। बच्चों ने डरते हुए पूछा, पापा दादी कब आएंगी? संजय के गले में हड्डी अटक गई। शायद जल्दी नहीं आएंगी बेटा। रूपा रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार गर्व नहीं, पछतावा था। संजय हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हमने उनकी इज्जत पर शक किया। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमने देखा ही नहीं। संजय ने कानों पर हाथ रख लिया। बस रूपा बस, और मत कहो। मुझसे मेरी माँ की सच्चाई सहन नहीं हो रही है। लेकिन सच यही था।
सच का बोझ वही उठाते हैं जो सच के सहारे जी रहे हों। दूसरे दिन सुबह कल्पना देवी मंदिर गई। तखतपुर के हनुमान मंदिर में दीपक जलाकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। एक बूढ़ी माँ की प्रार्थना हमेशा छोटी होती है। भगवान, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। काश माएँ कभी अपने लिए भी कुछ प्रार्थना करना सीख जाएं। शाम होने तक एक भीड़ ब्रिजराज मोहल्ले तक पहुंची। तखतपुर, ब्रह्मपुरा और ब्रिजराज की कई महिलाएं कल्पना देवी के बारे में असली बातों को जान चुकी थी। बैंक वाले चपरासी, थाने के सिपाही और कुछ मोहल्ले वाले सच लेकर आए थे। एक एक कर लोग आने लगे। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने झूठ सुना और आपको गलत समझ लिया। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कदम छुए और कहा, बेटी, हम सब ने गुनाह किया है, तुम्हारी इज्जत पर शक कर बैठे। कल्पना देवी के दिल में दर्द था, लेकिन अब वह दर्द किसी मरहम की तरह उन्हें मजबूत बना रहा था। काका दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने देखा संजय। आज वह संजय नहीं था जो कल तक माँ को समझता था। आज वह एक टूटा हुआ बेटा था जो खुद को समझाने आया था। उसने धीरे से कहा, काका, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। काका ने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। संजय अंदर गया। माँ चूल्हे की धीमी रोशनी में बैठी दाल बना रही थी। आग की परछाई उनके चेहरे पर पड़ रही थी। एक ऐसा चेहरा जो क्रोध में नहीं, घायल सम्मान में चमक रहा था। संजय ने आवाज भरी, माँ। कल्पना देवी धीरे से मुड़ी। उनकी आंखों में सन्नाटा था। न शिकायत, न गुस्सा, न घृणा, बस वह मौन जो टूटे हुए दिल की सबसे बड़ी आवाज होता है। संजय उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपमानित किया। मैंने तुम्हारी सच्चाई को झुठला दिया। मैं आपका लायक बेटा नहीं हूँ माँ। कल्पना देवी ने उसका सिर नहीं उठाया, बस बोली, संजय, हर रिश्ता गलती से नहीं टूटता। कुछ रिश्ते विश्वास टूटने से टूटते हैं। संजय का दिल चीर गया। आंखों से आंसू झरते गए। रूपा भी अंदर आई। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम बदल जाएंगे। हम अपने विचार बदल देंगे। हम सच में सीख चुके हैं। कल्पना देवी ने उनकी आंखों में देखा। बहू, बदलना अच्छी बात है, पर मेरे दिल के जख्म तुम्हारे बदल जाने से नहीं भरेंगे। रूपा फूट फूट कर रो पड़ी। फिर कल्पना देवी उठी और धीरे से, कोमलता से, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि रिश्ते नफरत से नहीं, क्षमा से चलते हैं। लेकिन बेटा, अभी मैं तुम्हारे घर नहीं लौटूंगी क्योंकि वहाँ दीवारें हैं, दिल नहीं। संजय ने रोते हुए कहा, माँ, तो मैं क्या करूँ? कल्पना देवी ने कहा, सम्मान वापस लाओ, विश्वास वापस लाओ और अपने बच्चों को सच सिखाओ। जब यह सब वापस आ जाएगा तब मैं भी शायद वापस आ जाऊंगी। काका चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व था। आज उनकी बहन कमजोरी नहीं, शक्ति बनकर खड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद तखतपुर की वही गली जहां कभी कल्पना देवी का अपमान हुआ था, अब वहां लोग कहते थे, वो बुजुर्ग माँ ने हमें सच दिखा दिया। इज्जत सबसे ऊपर है। बेटे की गलती ने समाज को आईना दिखा दिया। संजय रोज तखतपुर आता, माँ का दरवाजा साफ करता, घर की दीवारें रंगवाता, मानो हर रंग से अपनी गलती को मिटाना चाहता हो। कल्पना देवी ब्रजराज से, काका के घर से उसे देखती। उसकी आंखों में दया थी, ममत्व था, लेकिन एक दूरी भी थी जो समय भर देगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बूढ़े माँ बाप का सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं होता, बल्कि अपने ही बच्चों की नज़रों में गिर जाना होता है। और रिश्ता तभी पूरा होता है जब उसमें इज्जत हो, तभी माँ बाप भी अपने लिए खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप उस वृक्ष की छाया की तरह होते हैं जो भले ही कड़कती धूप को सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सुकून भरी छाया देते हैं। माँ बाप ही इस दुनिया के वो प्राणी हैं जो अपने बच्चों से निस्वार्थ, बिना मूल्य प्यार करते हैं और हमेशा उनके हित में ही सोचते हैं। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम समाज के
हर उन बच्चों को संदेश देना चाहते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। इसलिए उनकी इज्जत जरूर करना चाहिए, उनकी बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाँ, और नहीं तो ना। अपने विचार जरूर बताइएगा। और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।